दोस्तों, क्या हुआ जब एक करोड़पति बाप ने अपनी घमंडी बेटी की शादी गांव के एक मजदूर लड़के से करवा दी। उसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, आज की यह कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। यह अब तक की सबसे शानदार कहानी है। हमने कभी आपसे वीडियो पूरी देखने के लिए नहीं कहा, लेकिन इसको पूरी जरूर देखना। और उस लड़की सावित्री के लिए, जो इस कहानी की मुख्य किरदार है, एक लाइक जरूर करना। और क्या सावित्री ने उस अमीर बाप की लड़की के साथ सही किया या गलत, यह आपको कमेंट में जरूर लिखना है। राजेश मल्होत्रा का नाम शहर के बड़े बिजनेस घरानों में शुमार था। करोड़ों की प्रॉपर्टी, दर्जनों कंपनियां और एक इकलौती बेटी अनन्या। लेकिन राजेश के चेहरे पर वैसा संतोष नहीं था जैसा एक पिता के चेहरे पर होना चाहिए। उसकी असली चिंता अनन्या को लेकर थी। अनन्या पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, लेकिन पैसे के घमंड में सब कुछ भूल चुकी थी। पैसा तो उसके पास बचपन से था, लेकिन विनम्रता, समझदारी और इंसानियत धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। राजेश ने कई बार कोशिश की थी कि वह बेटी को सिखा सके कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं होती, लेकिन अनन्या पर जैसे पैसे का नशा चढ़ चुका था। एक दिन जब राजेश की तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई थी और वह ऑफिस नहीं गया, उसने देखा कि अनन्या घर के पुराने ड्राइवर पर चिल्ला रही थी, बस इतनी सी बात पर कि गाड़ी ठीक से साफ नहीं थी। इस गंदगी में बैठूं मैं, क्या तुम लोग सिर्फ पैसे खाने आते हो? ये शब्द राजेश के सीने में कुछ गहरा चुभ गए। ड्राइवर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन राजेश का दिल कांप उठा। वह ड्राइवर पिछले 25 साल से काम कर रहा था, कि बीवी को हॉस्पिटल तक पहुंचाया था जब अनन्या पैदा हुई थी, लेकिन अब उसी पर अनन्या गुस्सा निकाल रही थी। राजेश ने उसी वक्त तय कर लिया, अब बहुत हो गया, उसे कुछ करना होगा। अगले ही दिन राजेश को एक जरूरी मीटिंग के लिए पास के एक छोटे शहर जाना था। शहर से 2 घंटे की दूरी पर एक गांव के पास उसकी कार खराब हो गई। बारिश हो रही थी और चारों ओर कीचड़ ही कीचड़। उसका ड्राइवर अगले गैरेज तक पैदल चला गया और राजेश अकेले कार में बैठा रहा। कोई उसकी मदद के लिए नहीं रुका। करीब 30 मिनट बाद एक छाता लिए एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। बिना कुछ कहे उसने छाता उसके ऊपर किया और बोली, भीतर पानी आ रहा होगा बाबूजी, चाय ला दूं क्या? राजेश हैरान रह गया। लड़की ने उसका चेहरा तक नहीं देखा, न पहचाना कि वो कौन है, बस इंसान समझकर मदद करने आई थी। उसका नाम था सावित्री। वहीं पास में चाय की एक छोटी सी दुकान चलाती थी। सावित्री ने उसे बेंच पर बैठाया, चाय दी, एक पुराना गीला तौलिया लाकर उसको देने लगी। राजेश ने मना किया, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, आप हमारे मेहमान हैं। भगवान कहते हैं कि अतिथि सेवा ही धर्म है। राजेश अवाक था। इतना सम्मान, इतना अपनापन, बिना किसी स्वार्थ के। उसे अपनी बेटी की तस्वीर याद आ गई, जो अपने घर के नौकरों को एक आंख भी नहीं देखती। राजेश उस रात होटल में नहीं रुका। वह सीधा शहर लौट आया। गाड़ी में बैठा तो बार बार वही लड़की आंखों के सामने घूमती रही। उसका चेहरा नहीं, उसकी बातें, उसकी मुस्कान और वह सेवा भाव। उस रात राजेश सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला किया, अब वक्त है अनन्या को असली इंसानियत से मिलवाने का। सुबह नाश्ते की मेज पर उसने अनन्या से कहा, मैं चाहता हूं कि तू 1 महीने के लिए मेरी एक जानने वाली लड़की के साथ रहे। कोई नौकर नहीं, कोई काम वाली नहीं, बस एक इंसान जिसे तू अपनी बहन मानकर देखना। अनन्या हंसी। डैड, ये कौन सा नया ड्रामा है? राजेश ने गंभीरता से कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस 1 महीना। अगर तू मुझे थोड़ा भी मानती है तो ये कर, बाकी फैसला तेरे हाथ में रहेगा। अनन्या ने आखिरकार हामी भर दी। 3 दिन बाद सावित्री शहर आई। वही सीधी सादी लड़की, एक सूती साड़ी में 2 जोड़ी कपड़ों के साथ। राजेश ने उसे अपने घर के एक हिस्से में ठहराया और अनन्या से कहा, इस लड़की के साथ तू समय बिताएगी, उसे ऑब्जर्व करेगी, उसके साथ चलेगी, खाएगी, जैसे बहनें होती हैं। अनन्या का चेहरा बुझ गया, लेकिन अब मना करने का कोई मतलब नहीं था। शुरू के 2 दिन अनन्या ने कोई मौका नहीं छोड़ा सावित्री को नीचा दिखाने का। ये चाय ऐसे नहीं बनाते, सिटी में कोई ऐसे नहीं पहनता, तेरा एक्सेंट कितना देसी है। लेकिन हर बार सावित्री मुस्कुराकर जवाब देती, सीख जाऊंगी दीदी, आपसे अच्छा कौन सिखा सकता है। अनन्या के लिए यह और भी ज्यादा चिढ़ाने वाला था कि कोई पलटकर जवाब तक नहीं दे रहा।
तीसरे दिन सुबह जब अनन्या सोकर उठी तो देखा कि उसका कमरा पहले से साफ था। चाय टेबल पर थी और उसकी पसंदीदा ब्रेड भी टोस्ट हो चुकी थी। उसने गुस्से से पूछा, किसने किया ये सब? सावित्री बोली, आपको सुबह उठकर परेशान न होना पड़े इसलिए। अनन्या चुप रह गई। उसे याद भी नहीं था कि पिछली बार किसी ने उसके लिए इतना कब सोचा था। धीरे धीरे कुछ बातें बदलने लगीं। अनन्या देखती कि जब वो फोन पर बिजी होती तो सावित्री चुपचाप उसके जूते साफ कर देती, बिना पूछे उसके लिए पानी रख देती। यहां तक कि एक दिन जब अनन्या को तेज बुखार हो गया तो सारी रात सावित्री उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही, बिना नींद लिए। सुबह जब अनन्या की आंख खुली तो देखा सावित्री फर्श पर चुपचाप बैठी थी, आंखों में नींद लेकिन चेहरे पर सुकून। उस दिन पहली बार अनन्या की आंखें नम हुईं तो उसने धीरे से पूछा, तू ऐसा क्यों करती है? तुझे क्या मिलेगा इससे? सावित्री बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, लेकिन जब आप ठीक होती हैं तो अच्छा लगता है। शायद यही मेरा काम है। अनन्या कुछ कह नहीं सकी। राजेश ये सब चुपचाप देखता रहा। हर दिन उसे लगता उसकी बेटी धीरे धीरे बदल रही है। पैसे की दुनिया में पले बच्चों को जब सच्ची भावनाओं का स्वाद मिलता है तो उन्हें भी समझ आने लगता है कि रिश्ते सिर्फ महंगे गिफ्ट्स से नहीं बनते। अनन्या के लिए भी ये सब एक अजीब सा अनुभव था। वो जो कभी अपने आसपास सिर्फ डिजाइनर बैग, ब्रांडेड कपड़े और हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स की दुनिया में घिरी रहती थी, अब उसकी सुबहें एक साधारण सी लड़की के हाथ की चाय और उसके सादे हाव भाव से शुरू हो रही थीं। सावित्री ना ज्यादा बोलती थी, न शिकायत करती थी और ना ही कभी किसी बात का बुरा मानती थी, लेकिन उसका हर काम अनन्या को झकझोर देता था, जैसे हर छोटी चीज में एक संदेश छिपा हो। एक शाम अनन्या अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वह जल्दी में थी और अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी। तभी सावित्री आई और बोली, दीदी आपका फोन बेड पर रह गया था, चार्ज कर दिया मैंने। अनन्या ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया, लेकिन जाते जाते पूछ बैठी, तू कभी पार्टी में नहीं गई? सावित्री ने धीरे से कहा, हमारे गांव में पार्टी का मतलब शादी या किसी त्योहार पर ढोल बजाना होता है दीदी, बाकी सब तो फिल्मों में ही देखा है। उस जवाब में कोई जलन, कोई लालच नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतर गई। अनन्या ने पहली बार उस दिन पार्टी में जाने का मन बदल दिया। अगली सुबह राजेश ने देखा कि अनन्या और सावित्री साथ बैठकर नाश्ता कर रही थीं। ये उसके लिए छोटा बदलाव नहीं था, ये उसकी योजना का असर था जो अब रंग लाने लगा था। लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। कुछ दिनों बाद राजेश ने अनन्या से पूछा, सावित्री कैसी लगती है तुझे? अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अजीब है पापा, इतनी सीधी है कि गुस्सा भी नहीं आता, हर बार जवाब देती है पर ऐसा कि चुप कर देती है, ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया से आई हो। राजेश मुस्कुराया, वो दुनिया जिसे हम भूल चुके हैं। एक रात अनन्या की तबीयत फिर से खराब हो गई, तेज सिरदर्द और उलटी। सावित्री फिर उसके पास बैठी रही। नींबू पानी, माथे पर ठंडी पट्टियां, डॉक्टर को कॉल, सब कुछ सावित्री ने अकेले संभाला। सुबह होते होते अनन्या की हालत कुछ ठीक हुई। उसने आंख खोलकर देखा कि सावित्री वहीं कुर्सी पर झुकी बैठी थी, आंखें बंद, थकी हुई, लेकिन चेहरा शांत। उस सुबह पहली बार अनन्या ने अपने हाथों से सावित्री को चाय दी और पहली बार बोली, थैंक यू। सावित्री हंसी, आपने ये शब्द बोला वही मेरे लिए सबसे बड़ा है दीदी। दिन बीतते गए और अनन्या की सोच में बदलाव साफ दिखने लगा। अब वो खुद से बेड ठीक करती थी, खाने में मां के हाथ के स्वाद की बात करती थी और सबसे बड़ी बात, अब वो दूसरों की बात सुनती थी, जवाब नहीं देती थी। एक दिन दोपहर में राजेश घर लौटा तो देखा अनन्या और सावित्री साथ में खाना बना रही थीं। अनन्या रोटी बेल रही थी, सावित्री उसे सिखा रही थी। राजेश कुछ देर दरवाजे पर खड़ा देखता रहा, उसकी आंखें भीग आईं। एक बिजनेसमैन ने बहुत डील्स की थीं, लेकिन आज उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी की सबसे कीमती डील थी, अपनी बेटी की सोच बदलने की। लेकिन एक असली मोड़ अभी बाकी था। अगले हफ्ते राजेश को एक फोन आया, बिजनेस डील के सिलसिले में उसे बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त उसने सावित्री से कहा, अब ये घर तुम्हारा भी है और मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। सावित्री ने सिर झुका दिया। राजेश के जाते ही अनन्या ने पहली बार अपनी जिंदगी की सबसे गहरी बात कही।
वो छत पर सावित्री के साथ बैठी थी। बोली, पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब मम्मी ने मुझे सिखाया था कि किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, मैं वो सब भूलती गई। तूने मुझे मेरी मां की याद दिला दी। सावित्री चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, इसी के लिए तो भेजी गई हूं मैं। अब अनन्या खुद अपने ड्राइवर से बात करने लगी थी, नौकरों से इंसान की तरह व्यवहार करती थी, और सबसे बड़ी बात, अब वो हर चीज में पैसे की बजाय कदर देखने लगी थी। राजेश जब लौट कर आया तो उसके सामने एक नई अनन्या खड़ी थी। वो बेटी जिसने कभी सेवकों को इंसान नहीं समझा, अब अपने हाथों से चाय बनाकर पिता को दे रही थी। राजेश ने बस एक सवाल किया, अब कैसा लग रहा है? अनन्या ने कहा, जैसे मैं फिर से इंसान बनी हूं। राजेश ने सावित्री की तरफ देखा, और इसके लिए मैं किसी भगवान का नहीं, बस तुझ जैसी लड़की का शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब वक्त था असली फैसला करने का। क्या यह परिवर्तन स्थायी है या बस कुछ दिन का असर? राजेश ने तय किया, अगला कदम अब अनन्या ही उठाएगी और वही तय करेगी, क्या इस लड़की को बहन से बढ़कर कुछ मानना चाहती है या नहीं। और यही बनने वाला था इस कहानी का अगला तूफान। राजेश को अब लगने लगा था कि उसका सबसे कठिन फैसला अब सबसे सुंदर परिणाम दे रहा है। लेकिन हर बदलाव का इम्तिहान सिर्फ अपने अंदर नहीं, बाहर भी होता है। अनन्या ने खुद को तो बदल लिया था, पर अब दुनिया की नजर में उसे बदलना बाकी था, और वो नजरें आसान नहीं थीं। राजेश ने एक दिन अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को डिनर पर बुलाया, ताकि एक बार सबको सावित्री से मिलवा सके और अनन्या का बदला हुआ रूप भी सबके सामने आ सके। बड़ी बड़ी गाड़ियों में रिश्तेदार आए, रेशमी साड़ियां, ब्रांडेड परफ्यूम्स, नकली हंसी और असली सवाल लिए। सबको उत्सुकता थी, कौन है ये लड़की जो आजकल इस घर में रह रही है? सावित्री ने खुद ही दरवाजा खोला, बेहद सादे सूती कपड़ों में, बालों को क्लिप से बांधकर, चेहरे पर एक शालीन मुस्कान लिए। किसी ने हल्के से कहा, किसी एनजीओ की लड़की लगती है। किसी ने तो धीमे से पूछ भी लिया, भैया इसे मेड बना लिया है क्या? राजेश ने सबकी बात सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। डिनर टेबल पर जब सब बैठे तो राजेश ने जानबूझकर सावित्री को बुलाया। बेटा जरा देखना, मेहमानों को क्या चाहिए। सावित्री हर किसी की प्लेट में खाना परोसती रही, बिना झिझक, बिना घमंड, जैसे हर मेहमान भगवान हो। लेकिन अनन्या के सामने बैठे एक रिश्तेदार ने ताना मार दिया, राजेश भैया, आपकी बेटी की संगत अब काफी बदल गई है। पहले ये खुद लोगों को हुक्म देती थी, अब देखो कैसे मेड के साथ उठती बैठती है। राजेश कुछ कहता उससे पहले ही अनन्या ने खुद जवाब दिया, माफ कीजिए, ये मेड नहीं, मेरी बहन है, और मुझे इसी से इंसान बनना आया है। कमरा एक पल को सन्नाटे में डूब गया, और वो चुप्पी किसी थप्पड़ से कम नहीं थी उन रिश्तेदारों के लिए जो अभी तक अपने बच्चों को पैसे में तोलते आए थे। लेकिन बातें यहीं खत्म नहीं हुई। डिनर के बाद राजेश के छोटे भाई ने उसे एक तरफ ले जाकर कहा, भैया सब ठीक है, लेकिन सोचिए, आपकी बेटी को शादी भी करनी है। अगर उसका नाम ऐसी लड़कियों से जोड़ा गया तो कौन घर वाला रिश्ता करेगा? राजेश ने पहली बार उस रात गुस्से में कहा, जिस घर को इंसानियत से दिक्कत हो, वहां मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं चाहिए। उसी रात जब सभी मेहमान जा चुके थे, सावित्री बर्तन समेट रही थी और अनन्या उसके साथ थी। पहली बार उसने बर्तन धोने में हाथ बंटाया, और पहली बार दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। लेकिन जैसे जैसे बात मोहल्ले और समाज में फैली, तरह तरह की बातें उठने लगीं। कुछ लोगों ने तारीफ की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ताने दिए। एक दिन जब अनन्या अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने गई तो एक दोस्त ने हंसते हुए पूछा, तू अब मोटिवेशनल स्पीकर बनने की सोच रही है क्या? बहन बहन का ड्रामा बड़ा वायरल हो रहा है। अनन्या ने गुस्से में जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, कम से कम अब मैं उन्हीं से सीख रही हूं जो सिखाने लायक हैं। वापस लौटते वक्त उसकी आंखें नम थीं। घर आकर उसने सावित्री से कहा, लोग हंसते हैं मुझ पर क्योंकि मैंने खुद को बदला है, और तू जानती है, पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी। शायद मैं डर रही हूं कि कहीं फिर से वैसी न बन जाऊं। सावित्री ने उसका हाथ थाम लिया,
जो बदलता है वही डरता है दीदी, लेकिन जो टिक जाता है वही मिसाल बनता है। राजेश सब देख रहा था, चुपचाप। अब वो पल नजदीक था जब उसे उस फैसले पर आना था जहां पर उसकी योजना पूरी होनी थी। अगले दिन एक बार फिर उसने अनन्या को बुलाया। बेटा, मैं चाहता हूं कि अब तू फैसला ले। क्या तू इस लड़की को सिर्फ बहन मानती है या इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहती है? अनन्या चौंकी। मतलब? राजेश बोला। मतलब अब समय है कि तू बता सके, ये सोच तेरे अंदर बस गई है या सिर्फ एक फेज था? अनन्या कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर तुम कहो तो मैं इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल कर सकती हूं, लेकिन कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनता पापा। ये मेरी बहन है, इससे बड़ा रिश्ता कुछ नहीं। राजेश मुस्कुराया। बस यही जवाब चाहिए था मुझे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। 3 दिन बाद सावित्री के गांव से फोन आया। उसका भाई, जो शहर में मजदूरी करता था, एक्सीडेंट में घायल हो गया था। सावित्री रोती हुई अनन्या से बोली, दीदी मुझे जाना होगा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी चलूंगी। दोनों लड़कियां साथ गांव पहुंची। राजेश के लिए यह वो दृश्य था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बेटी, जो कभी गांव का नाम सुनते ही नाक सिकोड़ती थी, अब उसी गांव की गलियों में सावित्री के भाई के लिए दवा और डॉक्टर ढूंढ रही थी। गांव वाले हैरान थे। कहते हैं ये शहर की बेटी है, पर सेवा तो अपनों जैसी कर रही है। सावित्री के भाई ने जब होश में आकर अनन्या को देखा तो सिर्फ इतना कहा, दीदी, अगर मेरी बहन ने आप जैसी दीदी पाई है तो वो कभी गरीब नहीं रही। अब सिर्फ एक आखिरी अध्याय बचा था जहां राजेश वो करेगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सावित्री के भाई की हालत कुछ हफ्तों में ठीक हो गई। अनन्या ने न सिर्फ उसकी देखभाल में पूरा साथ दिया, बल्कि गांव के डॉक्टर से लेकर फार्मेसी तक सब खुद संभाला। गांव के लोग, जो कभी शहर वालों को देखकर खड़े तक नहीं होते थे, अब अनन्या को बिटिया रानी कहने लगे थे। सावित्री हर रोज मुस्कुराकर कहती, दीदी, आपने मेरे गांव में मेरी इज्जत दोगुनी कर दी। लेकिन अनन्या अब बदल चुकी थी। उसे इस इज्जत की नहीं, उस एहसास की जरूरत थी जो उसे अपनेपन से भरता था। राजेश जब दोनों को लेने गांव पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि उसकी बेटी मिट्टी में बैठकर बच्चों के साथ पतंग उड़ा रही थी। जो लड़की कभी ऐसी के बिना 1 घंटे नहीं रह सकती थी, आज धूप में रह रही थी। वह राजेश के पास आई, उसके कंधे पर सिर रखा और बोली, पापा, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। मुझे अब लगता है असली खुशी बड़े बंगले में नहीं, इन छोटे छोटे पलों में होती है। राजेश ने उसका हाथ थामा। बिल्कुल, और यही मैंने तुझमें देखना चाहा था। लेकिन अभी एक अंतिम निर्णय बाकी था। शहर लौटते ही राजेश ने घर पर एक बैठक बुलाई, जहां उसके सभी करीबी रिश्तेदार, पुराने बिजनेस पार्टनर और दोस्त बुलाए गए थे। उसी हाल में जहां पहले सावित्री को मेड समझा गया था, राजेश ने सबसे सामने खड़े होकर कहा, आप सब सोचते हैं कि मैं पागल हो गया हूं। एक करोड़पति बाप अपनी बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में क्यों नहीं कर रहा, बल्कि एक साधारण अनपढ़ सी लड़की को परिवार कहता है। सभी चुप। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई सिर हिला रहा था। राजेश ने आगे कहा, इस लड़की ने मुझे कुछ नहीं दिया, ना पैसे ना रुतबा, लेकिन इसने मेरी बेटी को इंसान बनाया और मुझे फिर से बाप। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है कि इस लड़की को सिर्फ बहन नहीं, अपनी बेटी के लिए जीवन साथी चुनने का अधिकार भी दूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी शादी उसी से करे जो इसे इंसान की तरह देखे, ना जात ना पैसा ना शक्ल देखकर। कमरे में एक पल को सन्नाटा पसर गया। किसी ने तुरंत फुसफुसाकर कहा, भैया, कहीं आप अपनी बेटी की शादी सावित्री के भाई से तो नहीं करवा रहे? राजेश ने बिना हिचक जवाब दिया, हां, अगर मेरी बेटी राजी हो तो मैं यही करूंगा। सभी की नजर अनन्या पर गई। अनन्या खड़ी हुई और बहुत ही शांत स्वर में बोली, पहले मैं लोगों को कपड़ों और करियर से जज करती थी, लेकिन आज जब मैं एक ऐसे इंसान को देखती हूं जिसने अपनी बहन के लिए जान की बाजी लगा दी, जो मेहनत करता है, मां बाप की सेवा करता है और औरत को बराबर समझता है, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता उस इंसान को न अपनाने का। लोग स्तब्ध थे।
शादी सादगी से हुई, मंदिर में, बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के। अनन्या ने मांग में सिंदूर भरवाते वक्त सिर्फ एक बात कही, मैं आज शादी किसी गरीब लड़के से नहीं कर रही, मैं शादी उस सोच से कर रही हूं जो मुझे अमीर बना गई। राजेश की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और शायद पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी बेटी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो अब खुद किसी की संस्कार देने वाली बन चुकी है। शादी के बाद राजेश ने एक और निर्णय लिया। उसने मानवता फाउंडेशन नाम की एक संस्था शुरू की, जिसकी चेयरपर्सन बनी सावित्री। इस संस्था का मकसद था शहर और गांव के बच्चों को इंसानियत और संस्कार की शिक्षा देना, ताकि अगली पीढ़ी पैसे से नहीं, सोच से अमीर बने। अंत में जब कोई रिपोर्टर राजेश से पूछ बैठा, सर, आपने करोड़ों की दौलत होते हुए भी अपनी बेटी की शादी एक आम लड़के से कर दी, क्या आपको अफसोस नहीं? राजेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अफसोस होता अगर मेरी बेटी करोड़ों की दुल्हन बनती, लेकिन इंसान नहीं। और यही था इस कहानी का असली मोड़, जहां एक बाप ने अपनी बेटी को सिर्फ ब्याह नहीं, उसे जिम्मेदार, संवेदनशील और इंसान बना दिया।